मैं भारती आपका सब लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो हम उनके बारे में कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी एक इतनी बड़ी मूवी फ्लॉप गई है, इतने बड़े बजट की मूवी, तो जाहिर सी बात है आई थिंक उसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। तो आज मैं ये टॉपिक आपका कराने जा रही हूँ। तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि थोड़ा समय बाद की, ठीक है, बात करते हैं 13वीं शताब्दी की। 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत में नए प्रकार के राजवंशीय प्रभाव क्षेत्र का उदय हुआ। दिल्ली सल्तनत की उत्पत्ति आप सब लोगों को पता है, मोहम्मद गोरी की विजय के बाद से दिल्ली सल्तनत की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है, जिसने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? 1157 में गजनवियों को पंजाब से खदेड़ा। उसने अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए गोरी ने 1186 में गजनवियों को उखाड़ फेंकने के लिए गोरी ने सिंधु घाटी में कूच की। मार्ग में उसकी सेनाओं ने मुल्तान, जो कि 1175 में उसके कब्जे में आ गया, सिंध 1182, पेशावर और लाहौर 1186 में उसने जीता। 1190 में उसने भटिंडा को जीता। अब जो चीज़ है, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध का एक कारण भी बनी, उनमें वो एक कारण भी हो सकता है युद्ध का, राजकुमारी संयोगिता का, जैसे कि जयचंद का उसके विरुद्ध हो जाना, वो भी एक कारण है। लेकिन स्टार्टिंग मोहम्मद गोरी ने की थी, भटिंडा पर आक्रमण किया था, और उस समय भटिंडा जो था वो पृथ्वीराज चौहान जी के अंडर में था, वो वहाँ पर शासन कर रहे थे। तो अब आइए मोहम्मद गोरी के टाइम को थोड़ा पीछे धकेलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजपूत कहे जाने वाले वर्ग के उदय की, जो कि हर दम चर्चा का विषय है। चर्चा भी कह लीजिए उसको, विवाद कह लीजिए, हरदम मतलब वो इसी तरह की कंट्रोवर्सी में रहता कि राजपूत कहाँ से अस्तित्व में आए, ठीक है। तो कुछ लोग मानते हैं कि प्रतिहारों के विघटन के बाद, जैसे कन्नौज, गढ़वाल, मालवा के परमार और अजमेर के चौहान, ठीक है, ये अस्तित्व में आए थे, ठीक है। तो हम बात करेंगे अजमेर के चौहान की अब की बार, ठीक है। लेकिन जो हमारा हर्ष चरित्र है उसमें भी राजपूत के बारे में अग्निकुंड की, जो कुछ लोग मानते हैं उनको मिथ्ये हैं, लेकिन जो राजपूत लोग हैं उनको सच मानते। तो अगर आप चाहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता सकती हूँ कि राजपूत जो लोग थे उनकी उत्पत्ति कब और कहाँ से, कौन सा जो हमारे कौन सा इतिहासकार क्या मानता है उनके विषय में, और कि कौन सा क्या मानता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे चौहान वंश की, ठीक है, जहाँ से हमारे 32वें शासक आएंगे पृथ्वीराज चौहान। तो उनका जो स्टार्टिंग पीरियड है वो क्या था, कैसे हमारे भारत के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो अभी जो चौहान है वो कहाँ से आए? तो जो गुजरात के राजाओं के अधीन रह चुके थे चौहान, ठीक है। 10वीं सदी के अंतिम वर्षों में नंदोल में इन्होंने एक छोटी सी राजधानी बसाई थी, ठीक है। इस वंश का सबसे महान योद्धा कौन था? विग्रहराज था, उसी ने ये सिक्के चलाए थे, ठीक है। मैंने ये फोटो इसलिए दिखाया ताकि आपको एक बार देख के याद रह जाए। अब देखते हैं विग्रहराज जी की फोटो। तो ये है हमारे विग्रहराज चतुर्थ, जिनका नाम बिसलदेव चौहान भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिसलदेव चौहान, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे जो फेमस चीज़ है वो बनवाई थी, ठीक है। पहले तो इन्होंने चित्तौड़ पर कब्जा किया, ठीक है, और फिर जिसको लेकर पृथ्वीराज चौहान और गोरी में युद्ध हुआ, अजयमेरू, इट मीन्स अजमेर, जिसकी हार के बाद से ही दिल्ली सल्तनत यानी कि भारत में मुसलमानों की मुस्लिम सल्तनत की स्टार्टिंग होती है। वो इसी ने उसे राजधानी बनाया था अजमेरू को, यानी कि विग्रहराज जी ने ही अजमेरू को बसाया था, और उन्होंने ही अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय और अन्नागार झील बनवाई थी, ठीक है। अब एक बात ध्यान देने योग्य है, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगी, कि ये जो संस्कृत महाविद्यालय है, इसमें ही आगे चलकर हमारे पृथ्वीराज चौहान जी अपनी पढ़ाई करेंगे, और इसे ही मोहम्मद गोरी के कहे जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आगे जाके 1994 में तुड़वा देता है, ठीक है। और देखते हैं वहाँ पर क्या बनवाता है। अब फिर क्या किया इन्होंने फिर 1151 में, अब जो तोमर शासक था, आपने मूवी जरूर देखी होगी, अनंगपाल जी, जो कि जिसने दिल्ली बसाई थी, तोमर वंश का शासक था सम्राट अनंगपाल जी। तो कहते कि 1151 में दिल्ली को तोमरों से छीना था इसने, लेकिन अपने नायब रूप में राज करने की अनुमति दे दी थी, यानी कि अपने अंडर में किसी आदमी को उधर काम करने को बोल दिया था।
अब इसे चाहमान वंश भी बोलते हैं, आपको पता हो तो, जो ये चौहान वंश है इसको चाहमान वंश भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो पहला शासक था वो चाहमान था, माना जाता है ये चाहमान वंश था। फिर वसुदेव आए, ऐसे करते करते सामंत राज आए। इसी तरह ये जो विग्रह राज थे ना, ये हमारे 28वें शासक थे चौहान वर्ग के। इनका टाइम पीरियड था 150 से 69 ईस्वी तक का। ठीक है, अब फिर हम आगे बात करते हैं भारत के हीरो कहे जाने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो कि आप देखिए इस पिक्चर में देख सकते हैं, इनके घोड़े का आगे का एक पैर उठा हुआ है। इसका मतलब जो लोग युद्ध में शहीद होते हैं ना, वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनके घोड़े का एक पैर उठा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 32वें, इस वंश के 32वें शासक माने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। अब भी मैं आपको बता दूं कि अब पृथ्वीराज चौहान जी के जन्म को लेकर काफ़ी अनुमूलन करते रहते कि हाँ इनका जन्म, जैसे कि हम पृथ्वीराज रासों में देखेंगे जो कि चंद बरदाई जी द्वारा लिखित है, उसमें इनका जो बर्थ टाइम बताया जा रहा है, जो बर्थ डेट है इनकी, वो है 1149। ठीक है, यानी कि रासों में जो सेम टू सेम लिखा है वो लिखा हुआ है 1115 संवंत। ठीक है, तो इसमें क्या है, तिथि 57 साल आगे चलती है। जो विक्रम संवत है ना, उसमें 57 साल आगे चलती तिथि, तो उसके हिसाब से इनका जन्म जो इन्होंने 1049 माने ना, वो 1058 हो जाता है। जो उन्होंने लिखा 1115 संवंत, तो उसके हिसाब से हो जाता है 1058। लेकिन हमारे एक विद्वान जी है श्री शर्मा जी, उन्होंने कहा कि विक्रम संवत नहीं है, ये आनंद विक्रम संवत है। उस टाइम का जो उन्होंने यूज़ किया है वो आनंद विक्रम संवत है। उनके अनुसार इस टाइम को 91 साल आगे कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे, तो वो बन जाएगा 1166, जो हमारा मान्य है। तो दशरथ शर्मा जी ने माना है कि इनका टाइम पीरियड 1166 से 1192 तक का। ठीक है, जो कि चंद्रबरदाई जी ने 1115 संवंत लिखा है, जो कि हम गूगल पे भी सर्च करते हैं तो इनका टाइम पीरियड आता है 1149 से 1192 तक का। तो वो इस तरह से है। आई होप आज आप लोगों को इनके जो बर्थ का माइंड में थोड़ा कन्फ्यूज़न होती होगी वो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो फिर से बता दीजिएगा, एक वीडियो मैं इसके लिए भी बना दूँगी। तो अब हमारे पृथ्वीराज चौहान जी के पिताजी थे सोमेश्वर। ठीक है, माता का नाम था कपूर देवी, इनके भाई थे एक हरिराज। अब मैं आपको बता दूं कि जो सोमेश्वर जी थे महाराज और कपूर देवी थे, उनकी शादी के 12 साल बाद, 12 ईयर्स बाद, काफ़ी पूजा अर्चना करने के बाद पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो उनके फिर एक छोटे भाई थे हरिराज, वो उनसे छोटे थे। बहन थी एक ही बहन थी, वो थी प्रथा। इनकी पत्नी थी 13 और बेटा एक ही था जिसका नाम था गोविंद। ठीक है, अब इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ गुजरात में चालुक्य के पास। ठीक है, जहाँ उनके पिता सोमेश्वर को उनके रिश्तेदारों ने यानी कि चालुक्यों ने दरबार में पाला था। पृथ्वीराज द्वितीय, इट मीन्स पृथ्वीराज द्वितीय कौन है? ये जो पृथ्वीराज चौहान है वो पृथ्वीराज तृतीय हैं। पृथ्वीराज द्वितीय यानी कि इनके दादाजी सोमेश्वर के पापा और पृथ्वीराज चौहान के दादाजी, उनकी मृत्यु के बाद उनके पिता को ताज पहनाया गया, लेकिन उनकी भी जल्द मृत्यु हो गई 1177 में। ठीक है, जब पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष के थे, उसी समय उनको गद्दी पर बिठाया गया जब वो 11 वर्ष के थे, और उन्होंने राज गद्दी पर बैठे वो अपनी माँ के अंडर। तो अभी इधर से भी देखते हैं, अगर 1177 में अगर उनके पापा की डेथ हो गई थी, तो 1166 में जब वो पैदा हुए थे, तो 1177 में डेथ होने के बाद 1178 में वो राजगद्दी पर बैठे होंगे, तो फिर वो 11 साल के हो गए, है ना। तो जो इन्होंने जो अपना वास्तविक प्रशासन स्टार्ट किया वो 1180 में किया था, यानी कि जब वो 13 साल के हो गए थे तो उन्होंने अच्छे से अपना प्रशासन स्टार्ट कर दिया था। ये किसने बोला है? दशरथ शर्मा जी ने, जिनके हिसाब से ये टाइम पीरियड माना जा रहा है। ठीक है, अब 5 वर्ष की आयु में, अभी जो मैंने आपको बताया विग्रहराज जी के बारे में कि उन्होंने अजमेरू में सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ बनवाई थी, उसमें उन्होंने शिक्षा ली। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में, ये क्या है। तो यही वो जगह है जहाँ पृथ्वीराज चौहान जी ने अपनी शिक्षा प्रारंभ की थी, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ जी ने जो सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ बनवाई थी वो यही था, यही जगह थी। लेकिन 1994 यानी कि उसके तराइन के दूसरे युद्ध के 2 वर्ष बाद गौरी के आदेश पर
उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वाकर जो विद्यापीठ थी और उधर मस्जिद बनवा दी 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो ये इसके पीछे की कहानी है, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो यहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, युद्ध कला का ज्ञान लिया, शस्त्र विद्या सभी। और उनके गुरुजी का नाम था श्री राम जी। 6 भाषाएं जानते थे वो, देख लीजिए कितने विद्वान थे। संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाची, सोसनी, अपभ्रंश। इससे अलग अलग उन्हें मीमांसा, वेदांत, पुराण, गणित, इतिहास, सैन्य विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र का विज्ञान था। ये सब बातें पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। पृथ्वीराज ने युद्ध नीति के आधार पर दिग्विजय अभियान चलाया। ठीक है, अब वो जैसे कि इन्होंने दशरथ शर्मा जी ने बताया कि जो 1180 में उन्होंने वास्तविक प्रशासन स्टार्ट किया था, तो जो दिग्विजय प्रशासन चलाया था 1177 में। अब देखिए वो जब 11 साल के थे तभी उन्होंने भादानक देश को हरा दिया था। 1182 में जेजा भुक्ति शासक को, 1183 में चालुक्य शासक को हराया। ठीक है, और बुंदेलखंड को अपनी राजधानी बनाया। इधर ही अलाउद्दीन मारे गए थे, जो कि बहुत ही फेमस सैनिक थे, इधर ही मारे गए थे वो। ठीक है, जब इन्होंने उसी टाइम पे राय पिथौरा किला, यानी कि इनको राय पिथौरा भी बोलते हैं ना, तो दिल्ली में जो खंडर हो चुका है उसका निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान जी ने ही कराया था। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जिसको राजदूत दरबारों में बड़े पैमाने पर संरक्षण मिला, पृथ्वी को महान नायक प्रस्तुत किया, यानी कि जो कि चंद्रबरदाई द्वारा निर्मित है। ऐसा बोलते हैं कि जो चंद्रबरदाई थे ये पृथ्वीराज चौहान के सबसे क्या बोलते हैं समीप के, यानी कि सबसे निकटतम मित्र थे, यानी कि वो उनके साथ हमेशा रहते थे पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग। यानी कि वो साथ में ही वो मृत्यु को प्राप्त हुए, साथ ही उनका वो पैदा हुए थे, तो उन्होंने उसको महान नायक बना दिया। तो ये बात कुछ मिथ्या भी लगती है, क्योंकि अब एक बात हम देखेंगे कि जैसे कि मैं यहाँ हूँ और मेरी फ्रेंड मेरे साथ रहती, तो वो मेरी कुछ जो गलत चीज़ें उनको भी इग्नोर करके अच्छी बताएंगे। लेकिन आदमी कितना भी अच्छा बना ले, जैसा इंसान होता है वैसे तो लिखना ही होता है। तो वहीं जहाँ चंद्रबरदाई जी ने उनको हीरो बना दिया, वहीं कुछ ऐसे लेखक हुए उस टाइम के जिन्होंने उनको बोला कि इसने तो, जैसे कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था, यानी कि वो पीठ पर वार नहीं करते थे राजपूत लोग, वो अपने तौहीन मानते थे उस चीज़ को, तो उसने उनको जाने दिया था, उसको मोहम्मद गोरी को जाने दिया था उन्होंने। उस चीज़ को लेकर उन्होंने बोला कि ये तो बड़ा मूर्ख है, यानी कि कौटिल्य जी ने भी कहा है, यानी कि जो कौटिल्य तो हमारे बहुत पुराने हो गए, तो उनका उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने कहा कि कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में, राजनीति में ये बोला है कि शत्रु को छोड़ना हमेशा गलत होता है, शत्रु की को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। तो वहीं जैन लेखकों द्वारा लिखे गए प्रबंध चिंतामणि और पृथ्वीराज प्रबंध में उन्हें एक अयोग्य राजा बोला, जो स्वयं अपने पतन के लिए ही जिम्मेदार था। इट मीन्स उन्होंने जैसे मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, फिर वो ज़्यादा अपना मतलब कि पावर लेके उसके ऊपर दोबारा से युद्ध करता और फिर उनको हरा देता है, जिस प्रकार से भी, चाहे वो धोखे से लगा लो, लेकिन इसमें निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारे सम्राट की हार होती है। तो इन लोगों ने पृथ्वीराज चौहान को एक अयोग्य राजा बताया है। ठीक है, तो अभी जैसे कि पृथ्वीराज चौहान ने अपना दिग्विजय अभियान चला लिया था, तो जब पृथ्वीराज चौहान की बातें सब जगह चल रही थी, उसी समय ये जैसे कि पृथ्वीराज चौहान ये हो रहा था कि हाँ भाई एक राजा है, वो फेमस हो रहे थे, उसी समय एंट्री होती है राजकुमारी संयोगिता की, जो कि बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता के चर्चे सब जगह थे। वो थी फिर जयचंद की पुत्री, जो कि गढ़वाल वंश के शासक थे, और उनकी पृथ्वीराज चौहान से कट्टर शत्रुता थी, क्योंकि वो भी दिल्ली चाहते थे और अपने साम्राज्य का विस्तार चाहते थे, यानी कि वो पूरे भारत पर राज्य करना चाहते थे। ठीक है, जब पृथ्वी की प्रशंसा चारों तरफ चल रही थी, वहीं संयोगिता के सुंदरता का भी वर्णन चारों तरफ था। दोनों ने एक दूसरे की बातें सुनी, हाँ भाई वो एक हीरो है, उधर उसकी हीरोइन है, तो ऐसी बातें चलने लगी। तो दोनों ने एक दूसरे को लेटर्स भेजने स्टार्ट किए, या फिर बोल सकते हो कि ऐसे ही चलने लगा उनका। तो जब इसके संयोगिता के पिता जयचंद जी ने संयोगिता का विवाह का स्वयंवर प्रायोजित किया, यानी कि वो स्वयंवर तो क्या था, वो उसकी आड़ में अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे और पूरे भारत पर साम्राज्य करने की इच्छा रखते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने गलती क्या कर दी, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को इनवाइट नहीं किया, और
अब उस टाइम के लोग वेद पुराणों को बहुत मानते थे। तो हमारे वेदों में लिखा गया है कि अगर कोई जैसे कि जब ये यज्ञ चल रहा था, जैसे कि भगवान श्री राम ने माता सीता को मूर्ति बनाकर यज्ञ किया था, उसी से प्रेरणा लेकर इन्होंने क्या किया, इसको पृथ्वीराज चौहान जी को सोने की मूर्ति तो बनवा दी, लेकिन श्री राम जी भगवान ने तो उनको इतना आदर सत्कार दिया, श्री माता सीता को अपने पास बिठाया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया उनको, उनकी बेइज्जती करने के लिए। तो अभी राजकुमारी संयोगिता थी, उन्होंने बोला कि एक राजपूत लड़की का अधिकार होता है स्वयंवर, तो उन्होंने जाके द्वारपाल यानी कि सोने के वाले द्वारपाल श्रीमान पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला डाल दी। ये देखिए कुछ ऐसा दृश्य हुआ होगा उस टाइम का, जब राजकुमारी जी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति, स्वर्ण निर्मित मूर्ति के ऊपर माला डाल दी थी। तो सिपाही भी आए, उनके पापा भी आए, यानी कि उनको ऐसे पकड़ने के लिए। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान इन बातों को सुनकर उधर आए घोड़े पर बैठकर, तो उनके आगे कोई राजा ना था। उन्होंने ललकारा भी सभी राजाओं को कि आओ मुझसे युद्ध करो कोई, लेकिन कोई राजा उनके पास नहीं आया और वो दोनों निकल लिए। ठीक है, अब पृथ्वी सिंह नाद के साथ सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकारता, तब ये इधर आए हैं तो ललकारा, लेकिन कोई आया नहीं, तो वो संयोगिता के साथ दिल्ली चले गए। अब इस बीच में आपको दिल्ली वाला टॉपिक बताना भूल गई, संयोगिता जी आ गई और ये दिल्ली चले गए। इस बीच हमें ये तो डिस्कस ही नहीं किया कि पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली कब मिल गई, है ना, कैसे मिली। तो आइए उस बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी। तो ये रही दिल्ली, ठीक है। तो अभी जब मैं आपको पीछे बता रही थी, आपको याद होगा वो कौन सा राजा था जिसने तोमरों को हराया था और दिल्ली पर अपना एक अधिकारी, उनके मतलब कि उनको अपने अंडर रखने के लिए उनको यानी कि भेज दिया था। यानी कि उन्होंने दिल्ली पर संपूर्ण तरीके से अधिकार नहीं किया था, अपने अंडर एक आदमी छोड़ दिया था उस पर नज़र रखने के लिए। ठीक है, तो वो कौन से थे आप बताना कमेंट में प्लीज़। तो अब बात करते हैं महाराजा अनंगपाल जी के बारे में। ठीक है, वो दिल्ली के शासक थे और उनको कोई पुत्र नहीं था। कुल मिलाकर वो पृथ्वीराज जी के नाना थे। ठीक है, उनकी पुत्री थी कर्पूरी देवी, जो कि पृथ्वीराज चौहान जी की माँ थी। ओके, तो जब उनका विवाह हुआ था सोमेश्वर गुर्जर से, ठीक है, उनको जो पुत्र हुआ उनका वो ज्येष्ठ पुत्र था, छोटा था वो था हरि, लेकिन वो ज्येष्ठ थे पृथ्वी। ठीक है, तो उन्होंने जब देखा कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी जैसे एक जो मतलब कि अपने नाम से ही सब लोग ये सोचते थे कि हाँ ये मतलब है ऐसा एक दरिंदा है, तो उसको हराकर और उसको हरा के उसको छोड़ने का, यानी कि युद्ध में अपने दुश्मन को छोड़ना मतलब कि अपनी हार को दावत देना ही बराबर होता है। तो उसने क्या किया, उसको हराया, पृथ्वीराज ने हाँ गौरी को हराया और उसको छोड़ दिया कि जा फिर आना। ठीक है, तो इन बातों को देखकर उन्होंने अनंगपाल जी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली दे दी, यानी कि उनको अपना वारिस घोषित कर दिया। इस पर अब जयचंद को भी गुस्सा आया कि मैं मेरे को भी करना था, यानी कि वही कुछ अलग है। तो उसने अब क्या किया, जब 1191 में तो वो जीत चुके थे, तो अब आया टाइम 1192 का, टाइम तो निकलता ही है। अब शहाबुद्दीन गोरी फिर वापस आया, यानी कि मोहम्मद गोरी इनका नाम था, शहाबुद्दीन गोरी। ठीक है, वो फिर वापस आया। अब उसने क्या किया, कन्नौज का जो था ना जयचंद, उसको अपने अंडर मिला लिया। ठीक है, और फिर तराइन की हुई दूसरी लड़ाई। पहली लड़ाई थी 1191 में, ठीक है, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गोरी हार गए थे। दूसरी लड़ाई हुई 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की धोखे से हत्या, मतलब हत्या नहीं, उस टाइम ये भी बहुत है, मतलब कि इस पर पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते कि पृथ्वीराज चौहान की आखिर मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि ये बात तो वाकिफ़ है इससे लोग कि 1192 में तराइन के युद्ध में गोरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक है, लेकिन पृथ्वीराज रासों में जो चंद्रप्रताप द्वारा निर्मित है, उसमें कुछ ऐसे, जो अजमेर का किला है उसमें भी कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो अजमेरू का जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी रहते थे, जो बर्बाद हो चुका है किला पूरी तरह से, उसकी एक पिक्चर है। इसमें क्या है कि जो पृथ्वीराज रासो है ना, उसके अकॉर्डिंग जो मूवी में दिखाया गया वो ठीक है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही मूवी बनाई गई है। तो उसमें क्या किया था, जब ये दोनों यानी कि पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग इसको, जो पृथ्वीराज चौहान जी है ना, इनको ये ले गए थे, ये ले गया था गोरी, अपने साथ बंदी बना के गोर ले गया था। ठीक है, और
फिर उधर उसको मतलब कैद में डाल दिया। फिर जैसे कि राजपूत तो थे, झुकने वाले नहीं थे, तो जब वो उनको बोल रहा था कि सलाम करो शहंशाह जी को, तो उन्होंने सलाम नहीं किया। तो फिर इनको आया गुस्सा, गौरी को आया गुस्सा। इसने क्या किया, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की आंखें निकलवा दी। फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हाँ ये मेरे को नहीं हरा सकता। तो चंद्रप्रदाई ज्ञानी इंसान थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि किस प्रकार से सम्राट को बचाया जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मेरे मित्र वो गए एक दिन इससे मिलने गौरी से, तो बोले मेरे मित्र को ना शब्द भेदी बाण आता है चलाना। तो इसको था बड़ा घमंड कि हाँ आता ज़रूर। तो वो बोले चलो ठीक है, तो एक हो जाए, एक दिन हम करेंगे अपना, उसमें देखते हैं कि इनको आता है या नहीं। तो फिर उसको ही लेकर ये चित्र है। इसमें देखिए इनको एक बाण दिया गया है जिससे कि ये इनके मतलब कि इनको मार देते हैं। तो वही लिखा है, विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान का शब्द भेदी बाण चलाने का प्रदर्शन देखने का आयोजन किया था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने स्थान ग्रहण किया, 7 लोहे के तवे लगवाए, शब्दोच्चारण किया। कवि मित्र चंद्रबरदाई ने मतलब वहाँ की ऊंचाई लंबाई जितना गज था उंगल अस्तोय में प्रकट की, यानी कि वो एक उंगल, वो दोहा भी मैं किसी दिन आपको बता दूंगी। पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से अपने प्रत्यय को भेद दी, यानी कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु चंद्रबरदाई के हिसाब से पृथ्वीराज चौहान ने की थी। और फिर दोनों मित्रों ने एक दूसरे की हत्या कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विदेशी आक्रमणकारी या फिर विदेशी लोगों की या फिर ऐसे लोगों की उन पर जिस तरह से, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अंग्रेज़ों से लड़ने मतलब अंग्रेज़ों की गोली खाने से अच्छा खुद को गोली मारना समझा, वैसे ही इन लोगों ने समझा एक दूसरे को मार दिया। ये था चंद्रबरदाई के हिसाब से पृथ्वीराज राठौर का जो चित्र। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये कुछ मिथ्या भी लगती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो गौरी था, मोहम्मद गौरी, उसकी मौत 1206 में हुई है। अभी देखो इसके बाद तो गौरी वापस जाएगा, 1192 में ही तो ये युद्ध हारा था ना पृथ्वीराज चौहान जी ने। अब 1194 में तो वो भारत वापस गया है, उसने फिर चंदावर का युद्ध लड़ा है जयचंद के साथ, और जयचंद की हार हुई है ना। जो फर्रुखाबाद में है ना, वो चंदावर था, वहाँ जो जयचंद था वो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, और गौरी की मौत भी हुई थी तब थोड़ी मतलब कि जैसे उधर और बहुत सारे मुठभेड़ हुई उसकी, क्योंकि जो वही था एक जो सबसे बड़ा युद्ध था 1194 का लास्ट, फिर उसकी और छोटे प्रांतों से हुई थी मुठभेड़। लेकिन इसकी जो मौत थी पृथ्वीराज रासो के अनुसार गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान जी के हाथों से होना कुछ मिथ्याजनक लगता है। अब आप बोलोगे कि फिर चौहान वंश का क्या हुआ, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जी को तो उन्होंने कैसे ना कैसे मार दिया होगा या फिर बंदी बना लिया होगा। तो अब देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान वंश का क्या हुआ। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वीराज के पराजय के बाद कुछ समय तक अजमेर चौहान के पास रहा होगा। गौरी ने संपूर्ण प्रदेश को अपने साम्राज्य में स्थापित ना भी किया हो, इसकी जो है सम्राट की वीरता को देखते उनको दे दिया हो, ये भी तो हो सकता है। तो कुछ मानते हैं तो पृथ्वी जो गौरी है इसने क्या किया, पृथ्वी के अल्पवयस्क पुत्र गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अल्पवयस्क पुत्र को वहाँ का राजा बनाया। लेकिन मेन लीडर था यही था मोहम्मद उर्फ गौर का जो शासक था, मेन था यही। इसके अंडर में था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में था अल्पवयस्क पुत्र सम्राट का, ठीक है, जिनका नाम था गोविंद। तो हो सकता है कि उनको राजा बना दिया हो, क्योंकि हमें इतिहास में कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि जो जैसे कि हमीर का वह विरुद्ध विधि है, विरुद्ध विधि ध्वसक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के बाद उसका भाई, जो छोटे भाई थे ना हरिराज, कुछ समय के लिए राजा बने थे। तो हो सकता है कि जो इन्होंने अल्पवयस्क पुत्र बनाया था उनके साथ उन्होंने युद्ध किया, और उसके साक्ष्य भी मिलते हैं। और जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि सेनापति था उसने हरिराज को हरा दिया, और हरिराज ने दुर्ग के अंदर ही आत्मदाह कर लिया, यानी कि वो अपनी बेइज्जती पराजित होना, अपनी सम्मान की मतलब
अवहेलना समझता था, तो अपने सम्मान की रक्षा के लिए उसने उसी दुर्ग में आत्मदाह किया और 1194 में अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। यानी कि अल्बेस पुत्र तो था ही ऐसा, और हरिराज की भी मौत हो गई, पृथ्वीराज चौहान का तो हो ही गया था। तो ऐसा भी मानते हैं कि सल्तनत काल की शुरुआत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद हुई थी, और तभी से मुस्लिम एम्पायर स्टार्ट हुआ, यानी कि सल्तनत काल की शुरुआत हुई। अब इन जनाब की मौत कैसे हुई? कोई बोलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मारा, लेकिन मेन बात है कि जब ये भारत से लूट खसोट करके तब अपने घर वापस गौर जा रहा था, तब क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। तो जब मोहम्मद गोरी जयचंद से लड़ाई करके और छोटी छोटी संप्रदाय से लड़ाई करके वापस जा रहा था गौर की तरफ, तो अब उसका जो थोड़ा इमेज ऐसी बन चुकी थी कि वो बड़ा ही विध्वंसक था, औरतों के साथ कुछ करता था। जैसे कि अभी भी जैसे कि आप इस पे सोशल मीडिया पे देखोगे कि राजकुमारी संयोगिता को लेकर भी कितने ज़्यादा गलत कमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जौहर कर लिया था, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने जौहर कर लिया था। ठीक है, ऐसे कोई गलत सलत कमेंट ना फैलाओ। तो जो है ये जब गौर जा रहा था ना, ये गोरी मोहम्मद गोरी गौर जा रहा था, तो एक ये थे महान रामलाल खोखर। तो बोलते हैं कि 1206 में खोखर जाटों ने इसकी हत्या कर दी थी। तो अब खोखर जाटों का एक सरदार था रामलाल खोखर, उन्होंने इस अपने कटार से इसका सिर, गोरी का सिर धड़ से अलग कर दिया। ठीक है, जो कि इतना इनके बारे में नहीं जानते लोग, तो उनको मैं बता दूं कि खोखर जाट यानी कि जाट संप्रदाय काफ़ी पहले से ही है। कभी मैं आपको जाटों की एक वीडियो बनाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि जो गुप्त वंश में भी जाट थे, और जाटों ने बहुत गजनवी के साथ भी युद्ध किए हैं। ठीक है, तो ये थे जो एक महान वीर, महान जाट, इन्होंने ही गोरी को मारा था। ये जो पृथ्वीराज चौहान की बात है वो मिथ्यावर्धक लगती है कहीं ना कहीं से, क्योंकि सच्चाई यही है। ठीक है, और अफगानिस्तान में तो इनका मकबरा है मोहम्मद गोरी का। ठीक है, मोहम्मद गोरी का मकबरा है, और ये आप देख सकते हो जनाब का मकबरा। वहाँ के लोग इनकी इतनी बड़ाई करते हैं कि हाँ ये ऐसे शासक थे, जैसे कि हम महान सम्राट मानते पृथ्वीराज चौहान जी को, लेकिन वो इनकी इतनी बेइज्जती करते थे। यानी कि जब आप मस्जिद में जाते थे तो अपनी चप्पल उधर उतारते थे। तो 2005 की बात है, एक आदमी थे शेर सिंह राणा। ठीक है, वो 2005 में ऐसा बोलते हैं कि भारत में ले आए पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां अफगानिस्तान से निकाल के। फिर उन्होंने क्या किया, अस्थियां निकाल के क्या किया फिर, तो माना जा रहा है, मैंने देखा नहीं अभी तक उनका मंदिर, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि ना उन्होंने अपनी माँ के साथ गाजियाबाद में पिलखुआ एक जगह है, उधर पृथ्वीराज जी का मंदिर बनवाया, और वहाँ आज भी उनकी अस्थियां हैं। शेर सिंह राणा जो कि रुड़की के रहने वाले थे। तो ये है गोरी का मकबरा। ठीक है, और अस्थियां बताई जा रही हैं गाजियाबाद में हमारे वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, जो थे अजमेर के शासक और दिल्ली के लास्ट हिंदू राजा शासक, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जैसे हमारी जो राजधानी हो गई दिल्ली, वैसे पहले ऐसा कुछ नहीं था कि दिल्ली सब कुछ थी। ये हुई है बाद में, शायद इल्तुतमिश के बाद से ही दिल्ली का जैसे कि हुआ था कि हाँ सबका सेंटर पॉइंट दिल्ली था। ठीक है, पहले ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ दिल्ली सब कुछ है। ठीक है, तो लेकिन अब इन सब चीज़ों को निष्कर्ष ये निकलता है, ये सारी बातें देखकर, कि अगर राजपूत राजाओं या फिर सभी भारतीय राजाओं में अगर आपसी एकता होती तो क्या दिल्ली सल्तनत का उदय होता? क्या इतने विदेशी आक्रमण होते? अगर हम अपने पंजाब और गुजरात की सीमा को मजबूत करते, या काबुल साइड से जहाँ से इतने अटैक हुए हैं विदेशी आक्रमणकारी के, क्योंकि पहले तो भारत और पाकिस्तान एक ही थे ना, है ना, मुल्तान सिंध जहाँ से ये आक्रमण करते थे सिंधु घाटी से, तो अगर उधर के राजा आपस में एकता बना के रखते, जैसे कि एक पर आक्रमण हुआ तो सभी हेल्प करने आ जाते थे, तो क्या मुगल भी आते? इल्तुतमिश क्या कर पाता? क्या फिर गुलाम वंश आता? क्योंकि इसके मरने के बाद, गोरी के मरने के बाद 1206 में गुलाम वंश
आ जाता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है इंडिया में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बस भारत की, तो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि गौर में क्या क्या चला फिर। लेकिन हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्टार्टिंग हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक वही था जिसने कुतुब मीनार बनाया। लेकिन हमें अब अपना इतिहास जैसा भी है, अब कुछ लोग बोल रहे कुतुब मीनार को तोड़ देना चाहिए, लेकिन वो हमारी ऐतिहासिक इमारत है, चाहे किसी भी तरह बनी हो। अभी जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा है, वो बना तो हमारे पृथ्वीराज चौहान के विद्यालय के ऊपर है, विद्यापीठ पे है, लेकिन अभी है, मतलब है, मस्जिद तो है ना वो। यानी कि एक चीज़ को तोड़कर दूसरी चीज़, जैसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनानी चाहिए, मस्जिद को तोड़कर मंदिर नहीं बनाना चाहिए। भगवान सभी एक है, सभी धर्मों को मानो, लेकिन किसी दूसरे धर्म को खराब मत करो। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है प्लीज़ कमेंट में बताना, और ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।